नमस्कार साथियों। आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया में जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है G20 का हो रहा है, उसको लेकर के हम आपके सामने उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने पेश करने वाले हैं अभी ही कुछ ही 10-5 मिनट में। को आशा है कि आपको जितना भी नॉलेज मिलेगा, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिएगा, इतनी सटीक नॉलेज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वे क्योंकि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं, हम आपको एक एजुकेटेड एक नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए यहाँ आपसे रूबरू होते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं। देखिए G20 जो ग्रुप है वो 1997-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी। तो G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था 1999 के टाइम पे हुआ था। इसमें से 20 कंट्री आई थी जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करती हैं और 60% ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके साथ यदि देखें तो G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल रोटेट करती है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुई थी, जहां पे इंडोनेशिया के बाली में आप जहां प्रेसिडेंसी के लिए प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहां से लेके आए हैं। और इससे पहले हुई थी इटली में हुई थी। अब यदि हम तीनों को कंपैरिजन करें तो अभी तक जो आउटकम्स आए हैं उसमें अभी तक की जो प्रेसिडेंसी है, जितने भी अभी यदि 5-6 ईयर की हम बात करें तो अभी तक जो टोटल है 73 पूरे आउटकम्स 100% कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक 93 में एनेक्सेस हो गए हैं और 112 टोटल आउटकम्स टेबल पे रखे जा चुके हैं। दोस्तों G20 को जो हेड किया जाता है, दो ट्रैक में हेड किए जाते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। आप देखेंगे कि इस बार क्वेश्चन भी आईएएस में आया था फाइनेंस ट्रैक के ऊपर, और उसमें से फाइनेंस ट्रैक को आप हेड करते हैं प्राइम जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। शेरपा ट्रैक को हेड करते हैं किसी भी कंट्री में अपॉइंट किए जाते हैं। जो हमारे देश के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी हैं, जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे। अच्छा, इसमें जो आउटकम देखें तो अभी तक का जो सबसे ज्यादा आउटकम चर्चा में है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की गई है। क्या आखिरकार ये क्या है? कहते हैं कि ये सबसे अभी अमिताभ कांत जी ने ट्वीट करके बोला है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला है कि पावरफुल कॉल फॉर द प्लेनेट, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी। क्या है? देखिए, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं जो 17 है, उनको 2030 तक हर एक कंट्री को टारगेट दिया गया है कि आपको अचीव करना है। तो एक तो उनको अचीव करने की बात की गई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। दूसरी ये बात की गई है कि कोई भी यूज नहीं करेगा क्या न्यूक्लियर वेपन को। आप सब लोग जानते हैं कि 1-1.5 साल से भी ज्यादा होने का वक्त आ रहा है कि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है। उस समय भी हमारे बहुत ही दुखद वीडियो बना करके हम आपके सामने लाए थे और ये आशा थी कि रशिया यूक्रेन वार टल जाएगा, इतना दूर नहीं चलेगा, लेकिन इतना चल गया। अब उसके लिए बार बार पुतिन जी ने धमकी दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन अपने रखने के लिए नहीं बनाए, इनका यूज कर सकते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी यूक्रेन को कि कोई भी कंट्री कोई भी थ्रेट नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही आप यदि देखेंगे कि जो आपका फाइनेंस ट्रैक हो गया, शेरपा ट्रैक हो गया, हर साल प्रेसिडेंसी रोटेट करती है। इसके बाद इसमें बात की गई है एक कि चाइना के एक प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। उसमें चाइना क्या करता है कि अपने लोन डिप्लोमेसी में जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनको फंसा लेता है। जब कोई लोग लोन ले लेता है या कर्ज के जाल में फंस जाता है तो उसके सामने गुलाम हो जाता है, फिर उसके नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करता है। किस तरह से श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, कहीं ना कहीं उसके लिए चीन जिम्मेदार है। ताइवान को किस तरह से अपने हक मानता है। और अभी
लेटेस्ट यही है कि किसी भी समय चीन ताइवान को अपना मना सकता है, बीजिंग ने बोल भी दिया है दोस्तों। तो उसी को काउंटर करने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो सी रूट से होते हुए ट्रेन तक सफर करेगा। इसमें से एक है 8 कंट्री पास होंगे, जैसे भारत, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इन देश इसके अभी तक ये इतना इसमें से इंफॉर्मेशन रिलीज होकर आई है पटल पर। यह भी अल्टरनेटिव रूट की भी बात की जा रही है कि जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेगा तैसे तैसे हम अपडेट देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं यदि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा तो चाइना तो वीक हो जाएगा। अब इसमें से आप सब लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के दामाद कह के जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नारायण मूर्ति की बेटी हैं अक्षरा मूर्ति, उनकी शादी हुई है। वो जब भी इंडिया में आए हैं, पहले भी आए हैं, तो आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले बोला, ट्वीट किया था कि हम फ्यूचर विदेश के लीडरों से मिलने के पहले हम फ्यूचर के लीडरों से मिलते हैं, जाके मिल लेते हैं। तो एक स्कूल में गए थे और किस तरह से उनका इंटरेक्शन हुआ ये देखने के लिए उनसे वो G20 नेशन में तो आए ही, उनसे एक सीख लेने के हमारे देश की जो न्यू जनरेशन है उसको जरूरत है कि लोग विदेश में रहते हुए भी अपनी कल्चर को, अपने ड्रेसिंग सेंस को किस तरह से उन्होंने दिखाया है। ये आज की जो पीढ़ी है जो देश में रह करके ऐसे दिखाते हैं कि नहीं हम विदेशी हैं, फॉरेन हैं, उनको इस सीखने की जरूरत है दोस्तों। किस तरह से उन्होंने, सुनक जी ने जब भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी है, उसमें हम ताबूत की कील ठोक देंगे। और इसका मतलब यह है कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते ही उन्होंने चाइनीज ऐप को बैन किया था। हालांकि इंडिया ने भी बहुत सारे ऐपों को बैन लगाया है, तो उसके लिए उन्होंने यही बोला। और सुनक जी चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट वीटो में शामिल किया जाए। उस विषय में भी कुछ अभी डेटा तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं। आप जानते हैं कि हो सकता है सुनक जी, जो खालिस्तान के एक आतंकवादी हैं जगतार सिंह जोहलत, उनको जो इंडिया में अभी जेल में बंद हैं, उनको भी रिहा करने के लिए वे वकालत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि जो सुनक जी हैं कितने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने फ्रांस जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण से उनके किस तरह से बातचीत हुई, इसके भी तस्वीरें आपने सामने देखी होंगी दोस्तों। हमारी ये जो थीम है, ये थीम चलती है ग्लोबल की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जो तीसरा सेशन है आज है, उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की गई है कि हमें फ्यूचर के लिए किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हमको ग्लोबल फ्यूल अलायंस का यूज करना है, इसकी बात की गई है। लास्ट सेशन था आज। जो बाइडेन जी इसका हिस्सा नहीं हो पाए, लेकिन जरूर वे इस सेशन में आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया। शी जिनपिंग नहीं आए, अब इसका पछतावा उनको वहां पे हो रहा होगा कि किस तरह से मेरे एब्सेंट होने से जो और अफ्रीकन यूनियन है को भी शामिल कर लिया गया है। अब G20 ना हो करके इसमें G20 तो नाम तो G20 ही रहेगा, लेकिन अफ्रीकी जैसे यूरोपियन यूनियन होता था, इस अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। अब वो छोटे छोटे कंट्री हैं जिनको चीन डिप्लोमेसी, लोन डिप्लोमेसी में फंसाकर उनको अपना गुलाम बना लेता था और अपने आप को बहुत ही पूरे वर्ल्ड में अपने आप को चाइना एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है दोस्तों। आज जितने भी G20 के लीडर हैं, सभी ये देख रहे हैं कि सिर्फ रशिया यूक्रेन वार को देखो समाप्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर सुनक जी, जो बाइडेन जी जो प्रेसिडेंट हैं, सब आए। सब लोग ये चाहते हैं कि पुतिन जी नहीं आए,
उनका एक अलग मकसद है। उसमें डिप्लोमेसी में ना जा करके हम ये चाहते हैं लीडर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये वकालत करें पुतिन जी से कि हमारे देश को रशिया यूक्रेन को किसी तरह से एंड करके उसको समाप्त किया जाए। दोस्तों, अभी तक के जो हाईलाइट हैं G20 की इतनी ही हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कैसा लगा, हालांकि अभी देश में 2-3 मुद्दे और चल रहे हैं, हो सकता है इस साल इलेक्शन पहले हो जाएं, उसके लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है और पार्लियामेंट सेशन में हो सकता है 1 इलेक्शन 1 नेशन की भी बात की जाए। भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत भी बदल दिया जाए। इसकी इंफॉर्मेशन जब रात्रि भोज ऑर्गेनाइज किया गया था प्रेसिडेंट मुर्मू जी की तरफ से, तो इनवाइटेशन दिया गया था गेस्ट का, अपोजिशन लीडर का, उसमें ये इंफॉर्मेशन लीक होके आ गई है। तो ये क्या बिल पेश होगा, 18 दिसंबर को सेशन पार्लियामेंट शुरू होगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी वैसे ही हम आपके सामने एक सटीक इंफॉर्मेशन कम समय में लेके आने की कोशिश करेंगे। अब 1 इलेक्शन 1 नेशन के बहुत दिनों से मुद्दा चला आ रहा है, हो सकता है इस साल हो जाए, उसके लिए आप सब लोग या हम लोग सभी लोग वोट करते हैं और ये आशा करते हैं कि हम लोग बताएं कि क्या 1 इलेक्शन 1 नेशन होना चाहिए। जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, ठीक है, तो इसी तरह से 1 इलेक्शन 1 नेशन होना चाहिए। उससे होंगे तो क्या स्टेट को क्या वीकनेस आएगी या स्टेट की जो डिप्लोमेसी है वो वीक हो जाएगी, डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल होता है, रूल होता है और सबसे ऊपर क्या होता है, लोग होते हैं। क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो सबको मालूम है, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर क्या है, पीपल है। जिस देश में लोगों का शासन होता है वहां पे इलेक्शन तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या 1 इलेक्शन 1 नेशन का बिल पास होना चाहिए। पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, पहली बार है जो सडनली बुलाया जा सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट कभी भी बुला सकता है, 3 सेशन होते हैं, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इस वजह से बुलाया गया सडनली। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया की डर की वजह से बुलाया गया है, कि इंडिया का नाम भारत चेंज किया जा रहा है। वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी देखना यह है कि क्या इंडिया भारत है या इंडिया की डर की वजह से भारत बनाया जा रहा है। कुछ लोग समझ गए होंगे कि इंडिया, किस इंडिया की हम बात कर रहे हैं। एक इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम है, उसका हम पॉलिटिकल मुद्दों में न जा करके हम आपको एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करिए, सटीक इंफॉर्मेशन को। जो बच्चे यूपीएससी के लिए या अपना करियर बनाना चाहते हैं या और किसी भी संस्थान के साथ जुड़ करके इंजीनियरिंग के साथ करियर बनाना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं कि या किसी भी तरह की उनको हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस की जरूरत हो, वो बताएं, आगे उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे होंगे। सब लोग देखते हैं आगे इंडिया में क्या होता है। जैसे जैसे होता है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।